वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के बारे में स्टार्ट किया था चैप्टर, और वो पहला लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। फिर हम लोगों का फोकस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरफ था। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किया, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट और मॉलिकुलर सॉलिड। और उन सबों के डिटेल के बाद उन्हीं सब से रिलेटेड कुछ और बात है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सॉलिड स्टेट का जो है सो सेकेंड लेक्चर है। हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर का पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं, ये दूसरा लेक्चर है। इसमें क्या है, हम लोगों को मेनली सॉलिड स्टेट में जो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख लें और तब आज वाला वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आज हम लोग कुछ स्पेशल फीचर्स जानेंगे ग्लास के बारे में। तो एक्चुअली ग्लास को हम लोग कहते हैं कि ये एमॉर्फस सॉलिड है, और एमॉर्फस सॉलिड होने के बाद भी इसमें कुछ खास बात है। खास बात क्या है, तो देखा गया कि ग्लास का जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स में फ़्लो करने का टेंडेंसी होता है। फ़्लो करने का टेंडेंसी कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी पुराने बिल्डिंग में जो खिड़की का शीशा है या फिर दरवाजे में ग्लास का यूज़ हो रहा है, तो पुराने बिल्डिंग्स का जो ग्लास का वो शीशा या फिर दरवाज़ा है उसको देखा गया कि अगर वो नीचे की तरफ आप चेक करेंगे तो ये ऊपर है, जो कि ग्लास का आपको दिख रहा है कि ये पतला है, इसका थिकनेस कम है, और नीचे आने पे इसका आपको थिकनेस क्या है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है। नीचे जो है सो ये थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया है, थिक हो गया है। तो इसका कारण लोगों ने बताया कि ग्लास में फ़्लो करने का प्रॉपर्टी है। ग्रेविटी की वजह से ये जो नीचे पार्टिकल्स है इसका फ़्लो करता है और नीचे थोड़ा सा ये ज़्यादा मोटा हो जाता है। क्या, तो ग्लास का जो दरवाज़ा या शीशा का जो खिड़की बना हुआ है वो चीज़। तो इसको हम लोग यहाँ से एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। तो ग्लास के लिए लोगों ने कहा कि ग्लास एक्चुअली क्या कहलाएगा, ग्लास कहलाएगा सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को हम लोग एक्चुअली कहेंगे सुपर कूल्ड लिक्विड। क्यों? क्योंकि इसमें लिक्विड जैसा फ्लो करने वाला प्रॉपर्टी है, लेकिन ये दिखने में हम लोगों को सॉलिड स्टेट जैसा लग रहा है। उसका कारण क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा ठंडा कहने का मतलब ये नहीं कि माइनस में टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर पर ही है ग्लास, बट उसका जो सॉलिड होने का जो कारण है वो बताया गया कि वो बहुत ज़्यादा जो ठंडा हो गया है इस वजह से सॉलिड है, बट एक्चुअली अंदर में इंटरनली अगर आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेक करें तो वो फ्लो कर रहा है, और उसका सबूत है हम लोगों के पास ये वाला एग्जाम्पल। फिर इसमें देखा गया क्या कि जो बिल्कुल ओल्ड एक्सकैवेशंस, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और बाकी सब जो सिविलाइजेशंस है उन सबों का जो ग्लास का ऑब्जेक्ट है उसमें देखा गया कि थोड़ा सा क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी है। और वो क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी का कारण बताया गया कि दिन रात का जो टेम्परेचर चेंज हुआ और लंबे समय तक वो जो ग्लास का ऑब्जेक्ट है वो उस टेम्परेचर के चेंज को, अगर मिट्टी में दब गया तो फिर प्रेशर के चेंज को झेला, और उस टेम्परेचर प्रेशर के चेंज की वजह से उसमें क्रिस्टलाइन नेचर डेवलप हो गया। तो ग्लास ऑब्जेक्ट्स ऑफ ओल्ड एक्सकैवेशंस थोड़ा सा ओपेक नेचर का देखा गया। जो ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है उसका ट्रांसपेरेंसी ख़त्म होता हुआ दिखाई दिया, और उसको लोगों ने कहा कि उसमें क्रिस्टलाइन नेचर डेवलप कर गया। और वो किस वजह से, तो वो साइक्लिक टेम्परेचर चेंज की वजह से ग्लास में ऐसा प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलता है। और एक चीज़ और हम लोग कहते थे कि सॉलिड दो टाइप का है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहते हैं ट्रू सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और एमॉर्फस सॉलिड को ही हम लोग स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं, या फिर ग्लास अगर ले लें तो सुपर कूल लिक्विड कह देते हैं। तो एमॉर्फस या स्यूडो सॉलिड दोनों एक ही चीज़ होता है। तो ये कुछ पुराना जो है सो ग्लास से रिलेटेड बात है। ग्रेफाइट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्रेफाइट जो है सो भले ही वो देखा जाए तो एक तरह से क्या है, नॉन मेटल है, और उसको हम लोग कहते हैं कि वो क्रिस्टलाइन है, लेकिन क्रिस्टलाइन होने के बाद भी, और एमॉर्फस से थोड़ा सा डिफरेंस उसमें क्या है कि सॉफ्ट है तो लोगों को लगता है कि एमॉर्फस होगा, बट नहीं, सॉफ्ट होने के बावजूद ग्रेफाइट जो है सो क्रिस्टलाइन है, और उसमें रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, और हर कार्बन के पास जो है सो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये ग्लास के बारे में और ग्रेफाइट के बारे में कुछ विशेष जानकारी था, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और एक चीज़ और हम लोग पढ़ेंगे अभी, एक इक्वेशन है जिसको कहते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है,
तो फॉर्मूला बताया गया 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। और इस इक्वेशन से क्या मेज़र करते हैं, तो इससे हम लोग किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। और यहाँ पर एक्सरे का वेवलेंथ यूज़ होता है, वो है ये जो है सो ऑर्डर कहलाता है n। इसके बारे में अभी डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और थीटा एक एंगल है और d जो है सो डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स होता है, इसको कहते हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस। बताया गया कि अगर आपके पास ऐसा अरेंजमेंट, हम लोग जैसे कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कहते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, तो पार्टिकल्स को ऐसे हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे ये डायग्राम से आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बताया गया कि ये मान लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया कि ये हम बीच में ऐसे डायग्राम में चेंज करें, यहाँ से भेजा गया एक्सरे। तो ये एक्सरे क्या होगा कि यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर बोला गया कि अगर ये एक्सरे ऐसे इस लेयर तक आया तो फिर यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। फिर बताया गया कि अगर वो एक्सरे आप ऐसे भेजेंगे तो ये ऐसे थर्ड लेयर से रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये d है, मतलब इस लेयर और इस लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। और ये सब जगह जो है सो d ही है डिस्टेंस। एक चीज़ ये क्लियर हो गया। फिर बोला गया कि अगर यहाँ से टकरा करके ये वापस लौट जा रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिफ्लेक्शन है। ये लेयर नंबर 1 है, ये लेयर नंबर 2 है, ये लेयर नंबर 3 है। ये जो 1 2 3 है यही n का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। n को हम लोग कह देते हैं ऑर्डर। ठीक, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में भी ऑर्डर आता है, लेकिन वो नहीं, ये यहाँ से लेयर्स का नंबर के बारे में बात हो रही है। फिर बोला गया थीटा। तो आपने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा होगा कि प्लेन मिरर में ये इंसिडेंट लाइट होता है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, और वहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल जो है सो प्लेन पे बनाते हैं वो वाला एंगल। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एंगल डिफरेंट है। एंगल कौन सा? ये वाला एंगल है थीटा। ये एंगल जो है सो थीटा है। वहाँ पे मेज़रमेंट हम लोग किससे करते थे? नॉर्मल से करते थे। और यहाँ पे मेज़रमेंट किससे कर रहे हैं? तो प्लेन से कर रहे हैं। प्लेन से रिलेटेड जो है सो ये एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे है उसके बीच का और प्लेन के बीच का जो एंगल है दैट इज़ कॉल्ड थीटा। तो यहाँ पे आपको साइन थीटा लेना है। और ये डी जो है सो क्या हो गया? इंटरप्लेनर डिस्टेंस। और इस फार्मूला से अगर आप वेवलेंथ जो एक्सरे का यूज़ कर रहे हैं वो आपको पता है और ऑर्डर पता है और एंगल पता है, तो आप ये डिस्टेंस ऑफ द लैटिस का जो है सो पॉइंट्स का डिस्टेंस बता सकते हैं। तो ये मेज़रमेंट करते हैं और इसको जो है सो फादर और सन दोनों, ब्रैग टाइटल उनका था, दोनों ने मिल करके ये जो है सो ब्रैग्स इक्वेशन डिराइव किया। इसके लिए उन दोनों को, पिता और पुत्र थे, बाप बेटे थे, उन दोनों को नोबेल प्राइज़ भी मिला। और हेनरी ब्रैग और उनके पिताजी, तो इसमें जो है सो उनका बहुत काफ़ी कम एज में उनको नोबेल प्राइज़ मिला, ये एक जानकारी वाली बात है। तो ये ब्रैग्स इक्वेशन से एक्चुअली क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में कैसे अंदर में स्ट्रक्चर है वो हम लोगों को जानने में हेल्प मिलता है। क्रिस्टल लैटिस को कैसे डिफाइन करते हैं ये हम लोग जान लें। इफ़ द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल इज रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली इन विच ईच पार्टिकल इज डिपिक्टेड एज अ पॉइंट, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, या इसी को कहते हैं हम लोग स्पेस लैटिस। तो ये डेफिनेशन है क्रिस्टल लैटिस का। ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कि अगर उसको आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें और हर एक पार्टिकल को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करें, जैसा कि पिछले डायग्राम में आपको हम दिखा रहे थे, तो उस अरेंजमेंट को हम लोग कह देते हैं क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। और ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा तब उसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। ऐसे 2 डायमेंशनल होगा तो सिंपली हम लोग उसको लैटिस कह देते हैं। अब जो है सो हम लोग जान लें यूनिट सेल का डेफिनेशन। यूनिट सेल को कैसे डिफाइन करते हैं? तो यूनिट सेल के बारे में बोला गया, इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ लैटिस which on repetition forms crystal
लैटिस। यूनिट सेल जो है सो सबसे छोटा पार्ट है किसी भी क्रिस्टल लैटिस का, जिसको कि रिपीट करके पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस को जनरेट किया जा सकता है। और यूनिट सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको हम लोग जान लेते हैं। इसमें यूनिट सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स में दो चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे एक यूनिट सेल यहाँ पे हम अभी बना रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर नाम इस यूनिट सेल का हम नहीं बता रहे हैं, आगे हम लोग नाम डिसाइड करेंगे। अभी सिंपली एक यूनिट सेल का डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या है ये। तो ये एक यूनिट सेल मान लेते हैं, इसमें ये 3 एक्सिस है, इसको हम एक्स कह दें, इसको वाई कह दें और इसको जेड कह दें। तो ये जो यूनिट सेल है यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो एंगल है इसको मान लेते हैं कि ये हम कहते हैं अल्फ़ा है, इसको कह देते हैं कि बीटा है, इसको कह देते हैं कि गामा है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ a है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस b है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस c है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो अल्फ़ा, बीटा और गामा है इसको हम लोग कहते हैं इंटरफेसियल एंगल। अल्फ़ा, बीटा, गामा जो है सो जैसे अल्फ़ा है यहाँ पर a और b के बीच का एंगल, बीटा जो है सो b और c के बीच में, और गामा c और a के बीच में। ये कुछ फिक्स नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये चेंज भी हो सकता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिखेगा। और ये जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक a दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक b दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक c दिख रहा है, तो ये a, b और c, इसको हम लोग कहते हैं एज लेंथ। तो इसमें दो चीज़ है, इंटरफेसियल एंगल और एज लेंथ। और ये हम लोगों का एक यूनिट सेल का एग्जांपल है, यूनिट सेल का एक जो है सो स्ट्रक्चर है। इसमें दो चीज़ों का ख्याल हम लोगों को रखना पड़ता है। अब इस तरह से जो हम लोगों के पास जो क्रिस्टल लैटिस है उसको लोगों ने पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया, या फिर कहें तो जो यूनिट सेल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। यूनिट सेल्स जो 3 डायमेंशनल यूनिट सेल्स है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक को कहा प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक को कहा सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है ये हम लोगों के पास 7 टाइप्स का होता है, और ये सेंटर्ड यूनिट्स में जो है सो मेनली 3 तरह का होता है, लेकिन कुछ बुक्स में जो है सो आपको 4 तरह का भी मिल जाएगा। एक होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूब, जिसको BCC हम लोग कह रहे हैं, तो ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी तो क्यूब के बारे में नहीं बात करना है। तो ये सेंटर्ड यूनिट सेल है, इसको बाद में बात करेंगे। ये प्रिमिटिव जो 7 टाइप्स का है उन सबों का नाम अभी हम लोग लिख लेते हैं। पूरा बोर्ड हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। ये सॉलिड स्टेट जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको अगर आप पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, वहाँ से आपको बहुत सारा पिछले इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद ये सब लगेगा कि ठीक है। यूनिट सेल जैसे पहला हम लोगों के पास है उसको कहते हैं क्यूबिक यूनिट सेल, ये प्रिमिटिव का बता रहे हैं। दूसरा है टेट्रागोनल, तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक, चौथा है रोम्बोहेड्रल, पांचवा है हेक्सागोनल यूनिट सेल, छठा है मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, और सातवां है ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। तो इन सबों के बारे में ABC और अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में हम लोग जान लें। तो क्यूबिक यूनिट सेल में A, B और C तीनों इक्वल होगा, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ अल्फ़ा, बीटा, गामा ये 90 डिग्री होगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद सीधा ट्राइक्लिनिक के बारे में जान लीजिए कि इसके केस में A, B, C कोई इक्वल नहीं होता है, और इसके केस में अल्फ़ा, बीटा, गामा कोई ना तो इक्वल होता है ना कोई 90 डिग्री का होता है।
तो ये ट्राइक्लिनिक को हम कह सकते हैं कि सबसे इर्रेगुलर स्ट्रक्चर है, और क्यूबिक को हम लोग कह सकते हैं कि सबसे रेगुलर स्ट्रक्चर है। बीच में एक हेक्सागोनल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसका एक एंगल जो है वो 120 डिग्री का होता है। ये इन्फॉर्मेशन अगर इतना आपके पास है तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जेईई में नीट में पूछा जाता है उतना आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, सबके बारे में अगर आप डिटेल लिखना चाहते हैं तो फिर आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में टेबल दिया हुआ है, वहाँ से सबका ABC लिख लीजिए और फिर थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको याद हो जाएगा। बट उतना ज़रूरत नहीं उन सबों का है। और बुक्स में तो यहाँ पे ABC का, फिर अल्फ़ा बीटा गामा का और एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखना होगा। एनसीईआरटी में जितना लिखा हुआ है वो चीज़ आप फोकस करेंगे, बिकॉज नीट हो या जेईई मेन हो, सबका जो है सो अब एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आना शुरू हो गया है, तो वहाँ से आपको ये मदद मिल जाएगा। तो ये हम लोगों के पास क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल जो 7 टाइप्स का है ये है। अब हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल्स के बारे में बात करें, और सेंटर्ड यूनिट सेल्स में मेनली मेरा फोकस होगा क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि हम लोगों को क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना है। तो क्यूबिक यूनिट सेल जो है इसके बारे में अगर हम लोग जानें तो ये 3 टाइप का कहलाएगा। एक तो सिंपल, जिसी को प्रिमिटिव भी कहते हैं, दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूब जिसको BCC कहते हैं, और तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूब जिसको FCC कहते हैं। तो ये 3 टाइप का हम लोगों के पास जो है सो क्यूबिक यूनिट सेल है। सिंपल, इसको प्रिमिटिव भी कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूब BCC, और फेस सेंटर्ड क्यूब FCC। अब हम लोग इस सब के स्ट्रक्चर को बनाएं कि इन सबों में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटी है। यूनिट सेल्स का जो 3 टाइप है उसमें पहले हम लोग देखें सिंपल क्यूब के बारे में। सिंपल क्यूब के बारे में देख लें। सिंपल क्यूब में बताया गया कि पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर पर एटम्स प्रेजेंट होगा। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 8 कॉर्नर्स है, इस 8 कॉर्नर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, लैटिस पॉइंट्स कह सकते हैं। तो सिंपल क्यूब में जो लैटिस पॉइंट्स है, इस लैटिस पॉइंट्स का नंबर 8 होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। इसी को सिंपल क्यूब या फिर प्रिमिटिव क्यूबिक सेल जो है सो हम लोग कह देते हैं। दूसरा हम लोगों को जानना है बॉडी सेंटर्ड क्यूब। इसी को हम चेंज कर देंगे बॉडी सेंटर्ड में। बॉडी सेंटर्ड क्यूब में क्या बताया गया कि इसमें क्या है कि जैसे सिंपल क्यूब है, सिंपल क्यूब में तो 8 कॉर्नर है ही, उसके अलावा बोला गया कि ये जो क्यूब है यहाँ से जो इसका डायगोनल हम लोग ऐसे खींचेंगे और इसका डायगोनल ऐसे खींचेंगे, जहाँ पर ये हवा में क्रॉस करेगा एक एटम जो है सो यहाँ पे बीच में, जहाँ पे बॉडी डायगोनल्स क्रॉस करेगा इस क्यूब का, वहाँ पे एक एटम बढ़ जाएगा। तो लैटिस पॉइंट्स इसमें 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा। और ये बॉडी सेंटर्ड क्यूब जिसको हम लोग BCC कहते हैं, तो ये आपके पास BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का डायग्राम हो गया। इसमें आपको सिंपल से क्या एक्स्ट्रा मिला, एक चीज़, तो जहाँ पे बॉडी का डायगोनल क्रॉस करता है वहाँ एक पार्टिकल बढ़ गया। 8 तो कॉर्नर पे है और एक बीच में, तो ये टोटल लैटिस पॉइंट्स इसमें कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में भी इसी में जो है सो हम इसको अरेंज कर दें। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में बताया गया कि यहाँ इसको बॉडी सेंटर्ड से हटा के हम कर दें फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर में बताया गया कि आपके पास जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, वो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कॉर्नर पर तो रहेगा ही, कॉर्नर पर तो हमेशा रहना है।
उसके अलावा जैसे आपके पास जो रूम है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, तो उस रूम में आप देखेंगे तो एक छत, एक ज़मीन, 2 सरफेस ये हो गया, और चारों तरफ से दीवार, तो 4 दीवार और ऊपर और एक नीचे 6 सरफेस हो गया। तो हर सरफेस के सेंटर पर एक एटम को रखना है। तो यहाँ ऊपर वाले सरफेस पे एक अरेंज कर दिए, एक नीचे वाले पे अरेंज कर दिए, एक आपके राइट साइड में है, एक इधर आपके लेफ़्ट साइड में है, और ये सामने वाला दीवार और पीछे वाला दीवार, इसको यहाँ पे ऐसे 2 डॉट से हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो इसमें लैटिस पॉइंट्स का नंबर कितना हो जाएगा, तो 8 कॉर्नर्स और ये 6 जो है सो फेस, तो टोटल 14 हो जाएगा। तो ये फेस सेंटर्ड क्यूब का जो है सो अरेंजमेंट हम लोगों के पास हो गया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को जानना पड़ता है, जिसको रैंक ऑफ द क्रिस्टल हम लोग कहते हैं या फिर सेल कंटेंट कहते हैं। तो ये रैंक या सेल कंटेंट क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। ये थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला चीज़ है। इमेजिनेशन अब क्या है कि इमेजिनेशन आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास 4 क्यूब है, 4 डब्बा जो है सो रखा हुआ है। तो 4 डब्बा अगर आपके पास रखा हुआ है, एक्चुअली 4 क्यूब रखा हुआ है, तो ऊपर से सरफेस देखेंगे 4 क्यूब नीचे रख दें और उसको ऊपर से देखें तो ऐसे 4 स्क्वायर आपको दिखेगा। और इस 4 स्क्वायर में बोला गया कि एक जो है सो स्फीयर को रखिए। स्फीयर को ऐसे रखिए कि स्फीयर का जो आधा पार्ट है, दैट इज़ जो हेमिस्फीयर है, वो इस क्यूब के गड्ढे में जाके फिट हो जाए। तो आधा हेमिस्फीयर, इतना क्यूब का कॉर्नर वहाँ से काट के हटा दें, मतलब एक आधा कटोरा जैसा चीज़ उसमें से हम लोग एक हेमिस्फीयर उसमें से काट के निकाल दें और एक स्फीयर को रख दें इस 4 क्यूब के गड्ढे में। तो आधा स्फीयर तो उसमें जाके फिट हो जाएगा, और आधा स्फीयर क्या होगा, सरफेस से ऊपर रहेगा। उसके ऊपर फिर से 4 क्यूब का सेट लाइए और उसमें ऐसा गड्ढा बना हुआ हो कि वो उसके ऊपर रखें तो पूरा स्फीयर उसमें जाके फिट हो जाए। अब 4 इसके ऊपर भी रख दें। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि एक स्फीयर जो है सो टोटल 8 क्यूब्स के कॉर्नर में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि सिंस 8 कॉर्नर्स टच 1 स्फीयर, 8 कॉर्नर जो है सो एक स्फीयर को टच कर रहा है। हेंस अगर हम लोग कर दें 1 कॉर्नर, तो 1 कॉर्नर में हम लोग कहेंगे कि टचेज 1/8 स्फीयर। ये थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली पार्ट चेंज करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग सिंपल क्यूब में अप्लाई करें, ये चीज़ सिंपल क्यूब में अप्लाई करें। तो सिंपल क्यूब में आपको पता है कि जो लैटिस पॉइंट्स था वो कहाँ था, कॉर्नर्स पे था, और कॉर्नर्स का नंबर कितना होता है, 8 होता है। और हर कॉर्नर पर कितना स्फीयर अरेंज्ड होगा, तो 1/8। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास जो रूम है वो अगर क्यूब है, तो उस रूम के हर कॉर्नर पे 4 ऊपर और 4 नीचे वाले कॉर्नर पे एक स्फीयर है, और स्फीयर का 100% उस क्यूब के अंदर नहीं है, सिर्फ 1/8 पोर्सन उसके अंदर है, एंड अदर जो 7/8 है वो बाहर है या फिर बाकी जो कोई क्यूब होगा उसमें शामिल है। तो ये 8 कॉर्नर्स एंड हर कॉर्नर पर कितना स्फीयर का पार्ट प्रेजेंट होगा इनसाइड द क्यूब, दैट इज़ 1/8। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा 1। इसी को हम कह देते हैं z को 1 लिख देते हैं, और z का क्या नाम कहते हैं, तो रैंक। कुछ बुक्स है जिसमें इसको सेल कंटेंट भी कहा जाता है। तो ये सिंपल क्यूब के लिए हो गया। इसी को अगर आप बॉडी सेंटर्ड क्यूब के लिए अरेंज करना चाहते हैं कि z का वैल्यू क्या होगा, तो BCC के लिए अगर हम कहें तो BCC में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट 2 जगह था, कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब और एक बॉडी डायगोनल जहाँ क्रॉस करता है वहाँ पे। तो कॉर्नर्स का नंबर कितना था, कॉर्नर्स का नंबर 8, एंड हर कॉर्नर पर कितना स्फीयर, 1/8, तो यहाँ से आया 1। और जो बॉडी सेंटर है, तो बॉडी सेंटर 1 था, और वो तो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है, वो स्फीयर तो एकदम से बॉडी सेंटर पे है, तो क्यूब के अंदर में है, वो किसी के साथ शेयर नहीं है, तो वो एग्जैक्टली 1। तो इस दोनों को ऐड करके हम लोग कहेंगे कि इसका z का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब में z का वैल्यू जो है सो 2 आएगा। ये ध्यान में आपको रखना है। फिर हम लोग डिस्कस कर लें फेस सेंटर्ड क्यूब के बारे में। तो फेस सेंटर्ड क्यूब में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कॉर्नर पर है और फेस पे है। तो कॉर्नर का नंबर 8 और फेस का नंबर कितना, 6, ये चीज़ ध्यान में है। और जो कॉर्नर्स है उसका कंट्रीब्यूशन कितना, तो 1/8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1,
और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना, तो इसको ऐसे समझिए आप कि किसी रूम में, जो क्यूबिक शेप का एक रूम है, उसके रूम में किसी दीवार पे मान लेते हैं कि ये मेरा दीवार है, इसको हम छेद करें बड़ा सा और एक बड़ा सा बॉल को इसमें रख दें, तो उस बॉल का आधा पार्ट इस रूम में रहेगा, दैट इज़ वन हेमिस्फीयर इनसाइड द रूम, और आधा जो हेमिस्फीयर दूसरे साइड। तो आधा आधा हेमिस्फीयर इस साइड, फिर जो सामने वाला दीवार है उसमें, फिर आधा ऊपर नीचे, तो टोटल 6 फेसेस पे हाफ हाफ स्फीयर हम लोगों का रहेगा। तो यहाँ से 6 इंटू हाफ अगर करेंगे तो आएगा 3, और इस दोनों को मिला करके हम लोग इसके लिए z का वैल्यू कह देंगे 4। तो FCC के लिए z का वैल्यू आ गया 4, BCC के लिए z का वैल्यू 2 और सिंपल क्यूब के लिए z का वैल्यू 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा इन्फॉर्मेशन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इससे रिलेटेड हम लोग 1-2 सवाल अभी सॉल्व करेंगे। हम लोग एक सवाल अभी देख लें। क्वेश्चन है कि एटम्स ऑफ P आर present at all the corners of cube and atoms of Q are present at all the face centers. Determine the formula. शॉर्ट में हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, डिटरमिन द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड, ऐसा करके सवाल आएगा, या डिटरमिन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड, ऐसा सवाल आएगा। तो इसको हम एक डायग्राम बना करके आपको दिखा दें। क्वेश्चन जो है सो उसका अगर डायग्राम बनाए तो फिर वो कैसा दिखेगा, ये चीज़ जो है सो समझना ज़रूरी है। सॉलिड स्टेट बहुत सारा जो है सो इमेजिनरी टाइप का चैप्टर है, और यहाँ पे क्या है कि बताया जा रहा है कि जो कॉर्नर्स है उस कॉर्नर्स पर कौन सा एटम अरेंज किया हुआ है, तो P। जहाँ जहाँ कॉर्नर्स है, टोटल 8 कॉर्नर्स होता है, तो हर कॉर्नर पे बोला गया कि P है, यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ P आर अरेंज्ड, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया कि एट द कॉर्नर्स एटम्स ऑफ P आर अरेंज्ड। तो P कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, और कॉर्नर कितना 8, हर कॉर्नर का कितना कंट्रीब्यूशन 1/8 अभी डिस्कस किया। तो यहाँ से पता चला कि P का नंबर जो है सो इसमें 1 आएगा। फिर Q के बारे में बताया गया, Q कहाँ, तो एक्चुअली फेस सेंटर पे, और फेस का नंबर कितना, Q जो है सो फेस पर होगा। तो फेस तो 4 आराम से यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे, और 2 इसमें रहेगा, 6 रहेगा। तो 6 फेस रहेगा, और हर फेस पे कितना, तो हाफ पार्ट नज़र आता है, तो ये करेंगे तो 3 आएगा। मतलब Q का नंबर 3 और P का नंबर 1। तो यहाँ से आप फॉर्मूला सीधा कह देंगे PQ3, यही जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बड़ा सा आसान सवाल है। अब इसमें अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाए, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम कर दें कि एटम्स ऑफ P आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, एंड एटम ऑफ Q, एक ही क्यूब होगा, इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। तब बोला जाए आपको कि डिटरमिन द फॉर्मूला। तो P तो आपके पास वही रहेगा, लेकिन Q कहाँ चला आया, कहानी में चेंज हो गया। Q सिर्फ एक जगह रहेगा यहाँ पे, और ये फेस पर नहीं रहेगा। तो Q कहाँ, तो ये बॉडी सेंटर पे, तो इसका 1 × 1 दैट इज़ 1। तो P का नंबर भी 1 आया और Q का नंबर भी 1 आया, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा PQ, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो वो जो नॉलेज हम लोगों के पास था कि सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कहाँ होता है, और जिस कॉर्नर पे या फेस पे या बॉडी सेंटर पे पार्टिकल होता है, क्यूब के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, ये जानकारी अगर आपके पास है तो इस तरह के सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा हो, और अगले क्लास का जो प्लान है वो हम आपको बता दें। मेरा प्लान क्या है, थोड़ा सा NCERT और बाकी सारी किताबों से ज़रा सा डिफरेंट मेरे पढ़ाने का जो है सो ऑर्डर होता है। एक्चुअली जब आप बुक कंपैरिजन करेंगे, जब मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, बट थोड़ा सा ऑर्डर डिफरेंट होता है।
हम क्या कोशिश किए कि जितना न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पार्ट है इस चैप्टर में, जैसे अब अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी के बारे में, जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है जिसको एनसीईआरटी बुक में और बाकी बुक्स में थोड़ा सा लेट से डिस्कस करते हैं, हम उसको पहले डिस्कस करेंगे और फिर डेंसिटी ऑफ द सॉलिड को डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि मेजर सवाल पूछा जाता है। तो वो डेंसिटी वाला सवाल बनाने वाला जो नॉलेज है वो आपको हम पहले दे देंगे, फिर उसके बाद आएंगे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन पैकिंग में, और उसमें तो कुछ थियोरेटिकल पार्ट है, और उसके बाद आ जाएगा डिफेक्ट्स के बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, और फिर उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और उसके अलावा कुछ जो है सो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये स्टडी प्लान होगा इस चैप्टर का। आप जो है सो वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, और अगर आपका कुछ डाउट है तो फिर उसको कमेंट जा करके कर दीजिए। और ये जो मेरा प्रयास है ये है कि इस लॉकडाउन में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय का जो है सो सदुपयोग करें और अपने बोर्ड एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम, जेईई एग्ज़ाम, उन सबों में केमिस्ट्री में जो है सो अच्छा स्कोर करें। तो अगर किसी को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा। ऑनलाइन क्लास भी केमिस्ट्री का जो है सो हम लोगों का चल रहा है। थैंक यू।